नमस्कार। जय श्री राम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अपना जो सीरीज चल रही है राजस्थान कंपटीशन एग्जाम सीरीज। जो सीरीज नहीं एक प्रकार का तूफान है, ये देख लेना। उसी के अंदर आज पढ़ेंगे। ये आज शायद चौथी क्लास है। दुर्ग, और जो दुर्ग है पहला, कल अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के मुख्य कौन कौन से दुर्ग हैं जिसको अपन को डिटेल वाइज पढ़ना है, और कई दुर्ग ऐसे हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला दुर्ग है और सबसे प्रसिद्ध भी है, वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। शुरू करते हैं उनको और बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। आज अपनी दुनिया में आज ये लो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कहां पर है? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है ना, ध्यान में रखना है। कहां पर है? राजस्थान, और जगह कौन सी? चित्तौड़गढ़। ठीक है। कहां पर है? ऐसा कहां है? वहां पर कोई नदियां है या नहीं है? है ना, कोई नदियां है या नहीं है? तो हाँ, वहां पर एक तो है गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। और दूसरी है बेड़च। कौन सी? बेड़च नदी। इनका संगम होता है। इनका क्या होता है? संगम। और वहां पर पहाड़ भी है ना, जो अभी चल रहा था खनन के लिए, जो अरावली पर्वत है ना। हाँ, कौन सी? अरावली। अरावली पर्वत। यहां पर एक पठार है। यहां पर क्या है? एक पठार है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मेसा पठार। क्या नाम है? मेसा पठार। यहां पर कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? लगभग 180 मीटर। 180 मीटर, लगभग 180 मीटर ऊंचाई पर ये बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, है ना। हाँ। दूसरी मैं बात करूं, ये लंबाई चौड़ाई में कितना फैला हुआ है? तो भैया ध्यान में रखना, 700 एकड़ में। कितने में? 700 एकड़ में। क्या हो रखा है? फैला हुआ है। 700 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। हाँ, यहां तक तो ठीक है। अब बात आती है इसके निर्माण की। इसके निर्माण की कि किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था। ये तो बात पता चल गई। कहां पर है ये बेड़च और गंभीरी दो नदियों का क्या हो रहा है? संगम। कहां पर? अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं वहां पर। और अभी आपको पता होगा अरावली का एक बहुत बड़ा झोड़ शुरू हो गया था, वो भी शांत भी हो गया है। वहां पर बोल दिया गया था कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको खनन के रूप में काम में ले ली जाएगी, और जिसका कोई एक निश्चित नीचे की सतह बोलो वो निश्चित सतह नहीं थी, कहीं से भी उनको नाप सकते हैं, और कहीं से भी नापोगे हर चोटी की लगभग जो अरावली पर्वत है उनकी 100 मीटर दूरी आएगी।
तो जो एक राजस्थान के लिए हानिकारक भी थी, यदि अरावली को खोदना स्टार्ट कर दे तो वो बहुत तरीकों से, चाहे बारिश की बात करो चाहे हवाओं की बात करो, तो हमें क्या रखती है, वो सुरक्षित रखती है। ये तो बात ठीक है। अब चलते हैं पुराने समय में। कितने समय में? पुराने समय में। कब भैया? लगभग कौन सी शताब्दी? आओ मेरे साथ, 7वीं शताब्दी। कितनी? 7वीं शताब्दी। बात है कब की? 734 ईस्वी की। 734 ईस्वी की। वहां पर एक, जिसको संस्थापक कह सकते हो, जिसका शासन कह सकते हो, वो था कौन? वो था मौर्य समाज का। कौन था? मौर्य समाज। और मौर्य जाति वहीं से स्टार्ट हुई थी और इसी का नाम है मौर्य। क्या नाम है? मौर्य। और इसी का एक शासक हुआ था जिसका नाम था चित्रागंध। क्या नाम था? चित्रागंध। और इसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग बनाया गया जिसका नाम है चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। इसी चित्रकूट को अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से कहते हैं। नाम क्या है? चित्रकूट। मूल नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो वो नाम है चित्रकूट। किसने रखा था? चित्रांगन ने। कब? 734 ईस्वी में। कब रखा था? 734 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, बात समझ में। धीरे धीरे ये दुर्ग है, ये कई शासकों के अंदर, वहां पर कई शासक लोग आए थे, वहां पर राज करने वाले कई लोग आए थे। उनके हस्त या हस्त ग्रहण उन्होंने कर लिया था, उनके हाथों के नीचे ये दुर्ग चला गया था। वो भी कौन कौन से थे, वो अपन चर्चा करेंगे। बस पढ़ना कर्मागत है इस दुर्ग को, चाहे कोई सा भी स्टडी हो, कर्मागत पढ़ोगे तभी वो काम की चीज है। नामकरण क्या हो गया इसका? चित्रकूट। क्या नाम हो गया? चित्रकूट। अब सुनो, आगे आगे वो तो आगे की कहानी है। जो गोहल वंश है, बप्पा रावल जिसको गहलोत कहते हो, उन्होंने भी इस दुर्ग को हस्तगत कर लिया था। यह चित्रांगन तो कुछ ही समय रहा था इस यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। बाद में जो गहलोत वंश है, गोयल वंश है, उनके अंदर चला गया था। बस इसका नामकरण है, इसका जो नींव है वो रखने वाला चित्रांगन था, जो मौर्य शासन से था। कहां से? मौर्य शासन से। ये ये तो बात ठीक है। दूसरी बात है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, अब पुराने समय में जो क्या होते थे, जहां पर भी दुर्ग बने होते थे, राजा का आवास होता था, तो उनकी घेराबंदी कर लेते थे। क्या कर लेते थे? घेराबंदी। यानी जो दुश्मन लोग हैं, आक्रमण करने वाले, वो उस दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते थे। चारों ओर से घेर लेते थे। अब अब भैया चारों ओर से दुश्मनों ने घेर रखा है बाबू, तो वहां पर पानी भी चाहिए पीने के लिए, चाहिए नहीं चाहिए? और वो घेराबंदी छोटे समय के लिए नहीं चलती थी, छोटे समय के लिए नहीं चलती थी। 12 महीने, 6 महीने, 2 साल, इस प्रकार घेराबंदी चलती थी। दुश्मनों ने गढ़ को चारों ओर से घेर रखा है, तो उस घेराबंदी के कारण वहां पर खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। सैनिक है, बहुत सारे सैनिक है, वहां की प्रजा भी है या नहीं? वहां के बहुत सारे लोग भी है उस दुर्ग के अंदर। ये छोटा तो है नहीं, 700 एकड़ में फैला हुआ है। तो होता ही क्या था, ध्यान देना, यहां पर इस दुर्ग के अंदर क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। हाँ, दुर्ग के अंदर कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, है ना?
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस दुर्ग के अंदर क्या की जाती थी? कृषि खेती की जाती थी। किस समय? घेराबंदी के समय। किस समय? घेराबंदी के समय। घेराबंदी के समय जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जब दुश्मन लोग घेर लेते थे तो क्या की जाती थी? खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। आगे दूसरी बात सुनो और, है ना, दूसरी बात और सुनो। अब यहां पर यदि इस दुर्ग के अंदर, यदि इस दुर्ग के अंदर पानी की बात करें या जो जलाशय है, जल निकाय है, जल रखने के स्रोत हैं, वो स्रोत कितने बड़े थे? स्रोत कितने बड़े थे? वो जल स्रोत कुएं मान लो, चाहे बावड़ी मान लो, चाहे कुंड मान लो, है ना, जो बनाए गए हैं, वो लगभग उनके अंदर कितना पानी रख सकते थे? 3 अरब लीटर। कितना? 3 अरब लीटर। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग के अंदर 3 अरब लीटर पानी रखने की जगह या उनके जो स्रोत हैं वो बनाए गए थे, बनाए हुए थे। ठीक है, ये भी बात ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा, यदि वहां पर घेराबंदी हो गई, वहां पर क्या हो गई? घेराबंदी हो गई, दुश्मनों ने घेर लिया चारों ओर से, और जो सैनिक है उनको बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, बाहर से खाना लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर इनके पास व्यवस्था है, इस दुर्ग में व्यवस्था है। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। कितने सैनिकों को? 50,000 सैनिकों को। कितने सैनिकों को? 50,000 सैनिकों को रख सकते हैं, खाना खिला सकते हैं 4 सालों तक 50,000 सैनिकों को। पानी पिलाने की भी व्यवस्था है, खाना खिलाने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, कृषि दुर्ग के अंदर की जाती है ना। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगली मैं बात करूं तो उससे पहले एक बात और पढ़नी है, ध्यान में रखनी है कि इसमें जो दुर्ग है, लगभग जो शासन चला था राजाओं का, वो 1949 तक चला था, जब भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया था। वहां तक राजाओं का शासन था। कौन कौन से राजा, मैं डिटेल के अंदर तो इस क्लास में नहीं बताऊंगा, डिटेल के जो इतिहास है वो इतिहास की क्लास में अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास, कौन किसके साथ युद्ध किया, क्यों किया, क्या कारण रहा। लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता देता हूं। जो 734 ईस्वी है, कितनी? 734 ईस्वी। इस साल लगभग, ध्यान देना, 734 ईस्वी, इसमें था मोरी, और जिसका दूसरा नाम है मोरी। इस जाति या ये राजवंश था, इनका शासन इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर था। कौन सी? मौर्य या मौर्य जाति है या राजवंश है, इनका शासन दुर्ग पर रहा था। कब? लगभग 7वीं शताब्दी में, 734 ईस्वी तक, 734 ईस्वी तक। शासन कौन था? वो था चित्रागंध। कौन था? चित्रागंध। क्या किया भैया इन्होंने? इन्होंने तो एक काम किया, जो किले की नींव रखी। क्या रखी? किले की नींव। और इसी किले का नाम क्या रख दिया? चित्रकूट। क्या नाम रख दिया? चित्रकूट। यहां से जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसकी स्थापना या जो नींव है रखी जाती है, और यहां से इनकी शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत होती है। यहां से नींव रख दी और चित्रागंध है बनाना इसको शुरू कर दिया, ये गढ़ बना दिया, और धीरे धीरे करके किसके साथ में चला गया? 734 ईस्वी में यहां पर एक शासन आता है। कौन सा? 734 से 1303 तक चला था वो।
1303 ईस्वी तक। कौन सा शासन है? तो है गोहिल वंश। कौन सा है? गोहिल वंश। गोहिल वंश। और इसी वंश को अपने जो प्रधानमंत्री हुए थे, ये क्या मुख्यमंत्री हुए थे, अशोक गहलोत, है ना, गहलोत सरकार, वही गहलोत इसका नाम है। ये कौन सा वंश था? गहलोत का वंश था। कौन सा वंश था? गहलोत का वंश था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका शासन कौन था? वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल, ये गोहिल वंश से हैं, बप्पा रावल। बप्पा रावल तो था ही, इन्होंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। और इसी समय, इसी शासन के बीच में एक और आता है, रावल रतन सिंह। कौन आता है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इन्हीं का शासन है। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कितने वर्षों तक चला? ये चला 734 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। 734 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। किसका? बप्पा रावल का, जो कौन से वंश से थे? गोहिल वंश से थे, जिसको गहलोत वंश भी कहा जाता है। गहलोत वंश भी कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इनका अधिग्रहण किया था, जिसको आप कह सकते हो जीता था, है ना। दूसरा, अगले की मैं बात करूं तो उसके बाद 1303 में आता है कौन? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में कब तक? 1326 तक। एक छोटा समय था, उस समय के लिए एक वंश आता है, शासक आता है। वो कौन था? वो था दिल्ली सल्तनत। कौन आ जाती है? अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो किसके अंदर है? दिल्ली सल्तनत के अधीन है। किसके अधीन है? दिल्ली सल्तनत के अधीन। और दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन है? वो है खिजर खां। कौन है? खिरज खां। खिजर खां नहीं, खिरज खां। खिरज खां। और यहीं पर एक व्यक्ति और है, मालदेव सोनगारा। मालदेव सोनगारा। इन दोनों ने यहां पर राज किया, यहां पर रहकर क्या किया? राज किया। ध्यान देना, एक सेकेंड। यस, टू बी कंटिन्यू। ओके, कौन आते हैं? दिल्ली सल्तनत। और वहां पर शासक कौन था? खिजर खां और मालदेव ये सोनगारा। इन्होंने कुछ काम किए थे। क्या? एक तो किले का किया, क्या है? किले का नामकरण कर दिया। किले का नामकरण, ठीक है। किले का क्या क्या? नामकरण। और दूसरा, कहा जाता है ये तुर्क शासक भी रहा था। तुर्क शासक रहा था। छोटे या संक्षिप्त समय के लिए क्या, कौन सा शासक रहा? तुर्कों का शासन रहा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर किले का नामकरण इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, जो चित्रांगद है उनका राजवंश अलग है, हमें उनकी और हमारी नहीं बनती है, तो नाम रखेंगे अपने नाम पर। नाम रखेंगे अपने नाम पर। बात पता चली ना? नाम क्या करेंगे? अपने नाम पर। और इसी किले का नाम क्या कर दिया? किसने? खिरज खां ने। किसने? खिरज खां ने क्या कर दिया? खिरजाबाद। क्या नाम कर दिया? खिरजाबाद। ये लो, दुर्ग का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। और नाम क्या रख दिया? खिरजाबाद। क्या नाम रख दिया? खिरजाबाद। यहां तक तो ठीक है। अब एक और आया था, कब से कब? 1326 से 1349 तक जो शासन रहा था, जरा ध्यान देना, वो रहा था सिसोदिया वंश का। किसका रहा था? सिसोदिया वंश का।
दुर्ग पर किसका शासन रहा? सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश में कौन कौन से ऐसे राजा थे? ध्यान देना, वो था राणा हमीर। राणा हमीर, राणा हमीर ने यहाँ पर डटकर राज किया। और उसके बाद राणा कुंभा, कौन था? राणा कुंभा, इन्होंने भी यहाँ पर राज किया। और वापिस आता है राणा सांगा। कौन? राणा सांगा, इन्होंने भी राज किया। और फिर आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ये इस प्रकार यहाँ पर इस दुर्ग पर क्या रहा था? शासन रहा था। और जमकर इन्होंने शासन किया, कई लोगों को हराया, कहीं से हारा, इस प्रकार ये शासन चलता रहा, है ना। बस बात आपको इस ध्यान में रखनी है इस दुर्ग के लिए कि किसका शासन इस दुर्ग पर कब से कब तक रहा था, इतनी बात ध्यान में रखनी है। ज्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग के ऊपर, नहीं तो नाड़ क्या हो सकती है? फट तो नहीं सकती। आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई पढ़ाई से ना, सुना है क्या कभी कि वो पढ़ता पढ़ता खत्म हो गया, मृत्यु हो गई ना? हार्ट अटैक आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, पढ़ाई के कारण कोई व्यक्ति मरता नहीं है। ये तो ठीक है, आगे चलो। अब मैं बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट, इस दुर्ग का अन्य नाम क्या क्या है, किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम, अन्य क्या क्या नाम है, किस कौन कौन से नामों से ये जाना जाता है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जरा ध्यान देना, सभी नाम मैं बताता हूं इसके कौन कौन से नाम है। वो एक नाम है चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट। कारण आपको पता चल गया होगा चित्रकूट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी जो नींव रखी थी या जिन्होंने बनाया था उसका नाम था चित्रांगन, और उन्हीं के नाम पर अपना नाम रख दिया चित्रकूट। क्या नाम रख दिया? चित्रकूट। ठीक है, दूसरा नाम क्या था? दूसरा, दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और सिरमौर की जगह ये नाम भी आ सकता है किलों के राजा। किलों के राजा, किलों के राजा भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। किलों के राजा किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? विशालता के कारण। किसके कारण? विशालता के कारण कहा जाता है। इसकी विशालता है और बहुत गहरी और लंबी चौड़ी है। विशालता भी बहुत है, इसके साथ साथ प्रतिष्ठा भी इसकी बहुत है, इसकी ख्याति है, प्रसिद्धि है और बहुत लंबी है। और जरा ध्यान में रखना, इसी दुर्ग को, एक बात और ध्यान में रखना है, इसी दुर्ग को 21 जून 2013 को किसके अंदर शामिल कर दिया? यूनेस्को के अंदर शामिल, यूनेस्को के अंदर शामिल कर दिया गया था। विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। वो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है, इस क्लास में ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे। दूसरा है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजपूती वीरता के कारण। किसके कारण? राजपूतों की वीरता के कारण, वीरता और बलिदान के कारण। किसके कारण? बलिदान के कारण। बस ये कारण याद रखना है, छोटा सा कारण है। राजपूतों की क्या रही? वीरता रही और इन्होंने बहुत बलिदान
किया था, बहुत बलिदान किया था। चौथी में बात करूं तो है लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा क्या था? आवासीय दुर्ग। आवासीय दुर्ग सबसे बड़ा क्या था? आवासीय दुर्ग। इसी बात को ध्यान में रखना है। पांचवी में बात करूं, ध्यान देना, पांचवी में बात करूं तो इसका नाम क्या है? खिजराबाद। खिजराबाद क्या नाम है? खिजराबाद। इनकी अपन अभी चर्चा की। जो शासन आया था, खिर्ज खां शासक आया था और उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? खिरजाबाद। क्या नाम रख दिया? खिरजाबाद। कब आया था? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, है ना। 1303 में कौन आया इस दुर्ग पर? अलाउद्दीन खिलजी। और उन्हीं का एक पुत्र था खिरज खां। कौन था? खिरज खां। और उस पुत्र के नाम पर क्या कर दिया? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खिरजाबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिरजाबाद कर दिया। ये बात बाबू याद आपको रखनी है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और वो अपने पुत्र के नाम पर क्या कर देते हैं? दुर्ग का नाम रख देते हैं। दुर्ग का नाम रख देते हैं। ये तो थी छोटी छोटी बातें इसकी। अगली मैं बात करूं इस दुर्ग की विशेषता की, तो इस दुर्ग में कितने द्वार है? 7 द्वार है। कितने? 7 द्वार प्रवेश है। कितने? 7 द्वार प्रवेश है। कौन कौन से भैया ध्यान देना, तो है पहला पाडन पोल। कौन सा है? पाडन पोल। पाडन पोल कौन सा द्वार है? हाँ, इस दुर्ग के अंदर 7 दरवाजे हैं और उन्हीं की चर्चा हो रही है। पहला जो दरवाजा है उसका नाम है पाडन पोल। क्या नाम है? पाडन पोल। दूसरा जो दरवाजा है इस दुर्ग के अंदर वो है भैरव पोल। क्या नाम है? भैरव पोल। क्या नाम है? भैरव पोल। तीसरा दरवाजा, जो तीसरा गेट है वो है हनुमान पोल। क्या नाम है? हनुमान पोल। हनुमान जी, आपने हनुमान जी है नहीं, हनुमान बाबू भाई, हनुमान बाबू हनुमान पोल। भैरू बाबू भैरू पोल। पाडन पोल इसका तो मैं नहीं बताऊं, जैसे पांडव थे, पांडव पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल। फिर चौथा याद करो, चौथा कौन सा है? चौथा है गणेश पोल। गणेश भगवान, गणेश पोल। ठीक है। पांचवा है जोड़ला पोल। कौन सा? जोड़ला पोल। जोड़ला पोल। ये ध्यान रखना है, पोल नाम आ रहा है ना, पोल, ये दरवाजे का ही नाम है। दरवाजा, इसका मतलब होता है दरवाजा। क्या मतलब होता है? दरवाजा। छठा ध्यान देना, छठा कौन सा है? छठा है लक्ष्मण पोल। और इसका नाम भी लक्ष्मण होता है ना, भगवान श्री राम का भाई, भगवान श्री राम का भाई। उन्हीं नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया है। कौन सा? लक्ष्मण पोल। सातवें की मैं बात करूं तो है राम पोल। कौन सा? राम पोल। सीधा याद हो जाएगा दो तो, लक्ष्मण और राम। लक्ष्मण और राम। और राम है वो मुख्य, भाई सबका मुख्य कौन है? राम है। सबका हाथ पकड़कर कौन चला रहा है? राम है। घट घट में कौन है? राम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वही राम है ना।
रामपुर। राम से छोटा भाई कौन है? लक्ष्मण। 6 और 7 नंबर कौन है? राम, लक्ष्मण। फिर ये आप याद कर लो, भैरू जी, हनुमान जी, गणेश जी, और जोड़ ला, और लक्ष्मण और राम। 7 पोल हैं, 7 दरवाजे, 7 दरवाजों के आपको क्रमागत नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये तो बात हुई दरवाजों की। अब मुख्य बात बताता हूं, अब मेन बात है ना, यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर मंदिर भी बनाए गए हैं, स्तंभ भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? स्तंभ। स्तंभ है, मंदिर है। कौन कौन से मंदिर हैं अभी चर्चा अपन करते हैं। पहले बात करते हैं अपन किसकी? स्तंभ की। किसकी? स्तंभ की। मकान ही होता है एक तरह का, क्या होता है ये? मकान ही होता है। तो वो है पहला विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कौन सा है? पहला विजय स्तंभ। ध्यान देना, कितने मंजिल है? 9 मंजिल। कितने मंजिल है? 9 मंजिल है। विजय स्तंभ कितने मंजिल है? 9 मंजिल है। ठीक है, और ऊंचाई की मैं बात करूं तो है 122 फुट। 122 फीट। और नाम में ही इसका विजय है, तो कहीं ना कहीं से इन्होंने जीत प्राप्त की थी, और जीत प्राप्त करने के कारण उनकी याद में ये स्तंभ बनाया गया है। कहां की? एक युद्ध हुआ था, क्या नाम था उसका? सारंगपुर युद्ध। क्या नाम था? सारंगपुर युद्ध। ध्यान दो, एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध। क्या लगा लेना, सारंगपुर युद्ध। क्या हुआ था? सारंगपुर युद्ध। किसके मध्य? मेवाड़ का नरेश। कौन? मेवाड़ का नरेश महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात, किसके मध्य? मालवा और गुजरात, इन दोनों के मध्य एक युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध। हाँ, और यहां पर कौन था? क्या नाम था? महमूद खिलजी। कौन थे यहां पर? महमूद खिलजी। मालवा के शासक कौन थे उस समय? महमूद खिलजी। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। और उन्हीं की जीत की याद में एक स्तंभ बनाया था। कौन सा? विजय स्तंभ। ये युद्ध बात कब की है? जरा ध्यान देना, यह है 1440 से 1448 की। 1440 से 1448 की। तब मेवाड़ का नरेश महाराणा कुंभा, मालवा के नरेश महमूद खिलजी, या मालवा का जो राजा था, शासक था, कौन? महमूद खिलजी, उनके मध्य युद्ध किया और उनको हरा दिया। हराने के कारण उनकी याद में एक स्तंभ बनाया जिसका नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है? विजय स्तंभ। 9 मंजिल है, 22 फुट क्या है? लंबा है। 22 फुट क्या है? लंबा है। यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अब कोई कलाकारी करने वाला भी था, है ना? कोई कलाकारी भी करने वाला था जो इसकी डिजाइन रखी थी। क्या रखी थी? डिजाइन किसकी? विजय स्तंभ की, है ना? इसकी जो डिजाइन रखी थी, डिजाइन रखने वाला कौन था? वो था डिजाइन सूत्रधारी। कौन? क्या नाम है उसका? अरे जेता। क्या नाम है? जेता। और उनके जो पुत्र थे, जेता के पुत्र, उनका क्या नाम है? उनका नाम है पेमा और पूजा। क्या नाम है? पेमा और पूजा।
इन्होंने इसका डिजाइन का जो डिजाइन है, आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट की डिजाइन इन्होंने तैयार की थी। इन्होंने जेता और उनके पुत्र पेमा और पूजा ने डिजाइन तैयार की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रख लो आगे। अरे हाँ मिटा देते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, विजय स्तंभ है, इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को ये स्तंभ है वो समर्पित है ना। विष्णु भगवान लक्ष्मी के भरतार, लक्ष्मी के भरतार कौन? विष्णु भगवान, उनको ये क्या है? समर्पित है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब दूसरी बात और ध्यान रखनी है, इस स्तंभ है, इस स्तंभ पर देवताओं की देवियों की अनगिनत मूर्तियां हैं। अनगिनत क्या है? मूर्तियां हैं। देवताओं की देवियों की क्या है? अनगिनत मूर्तियां हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। मूर्तियों का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विष्णु ध्वज किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है। दूसरी बात, इसे हिंदू, ध्यान देना, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायब घर भी कहा जाता है। बात समझ में आई ना? ये सभी बात किसकी हो रही है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की हो रही है। इसी के अंदर विजय स्तंभ है और विजय स्तंभ की ये मुख्य बातें थी। अगली मैं बात करूं, जरा ध्यान देना, इसके अंदर एक स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? जैन कीर्ति स्तंभ। अब इसकी कौन सी मुख्य बातें हैं जरा ध्यान दो। कौन सी मुख्य बातें हैं जरा ध्यान दो मेरे बाबू। हाँ तो इसकी बातें अपन पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कहा जाता है टावर ऑफ फेम। इसका दूसरा नाम भी है टावर ऑफ फेम। टावर ऑफ फेम। और विजय स्तंभ को जरा ध्यान देना, टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टावर ऑफ विक्ट्री। विजय स्तंभ को इसको कहा जाता है टावर ऑफ फेम। टावर ऑफ फेम कब बनाया गया? माना जाता है 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये 7 मंजिल है। कितने मंजिल? 7 मंजिल है और लगभग 75 फुट है। 75 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। यानी कह सकते हो आप 22 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 22 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 22 मीटर। ठीक है, ये बात भी ठीक है, बढ़िया बात बताई। दूसरी मैं बात करूं, इसका निर्माण किसने करवाया?
अरे ये भी बात महत्वपूर्ण है ना। तो 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में एक व्यापारी हुआ था। कौन? एक व्यापारी। हाँ, पैसे वाले है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं साले। व्यापारी हुआ करता था, नाम क्या था? जीजा। ध्यान देना, ये भी किसी का जीजा है, ये भी किसी का क्या है? जीजा है। नहीं, इसी का नाम ही जीजा है। जीजा कौन हुआ था? तो ये हुआ था बघेरवाल। नाम क्या था? बघेरवाल। जीजा बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जीजा बघेरवाल। व्यापारी जीजा बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात है। ये कौन था? ये था दिगंबर जैन। कौन था? दिगंबर जैन। और जैन है तो भैया कहीं ना कहीं जैन आध्यात्मिक के थ्रू ये बना रहा है। यानी जैन जो अपनी धार्मिकता है उनके प्रति भक्ति को बढ़ाने के लिए ये स्तंभ बना रहे हैं। बात पल्ले पड़ी की। यानी क्यों बना रहे हैं, किसके संबंध में बना रहे हैं? तो ध्यान दो, ये बना रहे हैं, प्रथम एक तीर्थकार हुआ था। कौन हुआ था? प्रथम तीर्थकार। किसका? जैन का, दिगंबर जैन का, जिसको बोला जाता है आदिनाथ। क्या बोला जाता है? आदिनाथ। कौन था वो? वो था ऋषभ नाथ। कौन था? ऋषभ नाथ। कौन था? ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। इन्हीं को ये मंदिर क्या है? समर्पित है। इन्हीं को ये मंदिर क्या है? ये स्तंभ क्या है? समर्पित है। किसको? आदिनाथ, जिसको कहते हो ऋषभ देव। ऋषभ देव, इनको ये क्या है? समर्पित है। बात समझ में आई क्या? बस इतनी बातें जैन कीर्ति स्तंभ की आपको ध्यान में रखनी है। अगली मैं बात करूं तो है प्रमुख महल। कौन कौन? प्रमुख महल एवं मंदिर। एवं मंदिर, प्रमुख महल एवं मंदिर। जरा ध्यान देना, ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर है उस दुर्ग के अंदर। कहां पर है? उस दुर्ग के अंदर है। हाँ, और क्यों है मंदिर? ये कहीं ना कहीं धार्मिकता है, उनको बढ़ाने के लिए, और वहां पर जो लोग हैं उनको जो भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए मंदिर बनाए गए हैं, है ना। भक्ति का केंद्र भी ये है, और राजपूतों का स्थापत्य है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो मैं बात करूं पहला मंदिर, वो है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी महल। कौन है? रानी पद्मिनी महल। ये लो, रानी पद्मिनी महल है। इसी के साथ एक महल और है, रतन सिंह। किसका महल है? रतन सिंह का महल। रतन सिंह का महल। ये दोनों एक ही जगह बने हुए हैं। ये दोनों एक ही जगह बने हुए, दुर्ग के अंदर। ठीक है, बात क्या है इसकी? तो जरा ध्यान दो। ये कितने मंदिर हैं? रानी जो पद्मिनी महल है ये 3 मंजिल है। कितने मंजिल है? 3 मंजिल है। कितने मंजिल है? 3 मंजिल है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। और प्रसिद्ध क्यों है? 3 मंजिल है, 3 मंजिल तो मकान भी होते हैं, है ना, वो प्रसिद्ध थोड़ी होते नहीं। कारण है कि इसके चारों ओर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है।
और पानी के बीच में ये महल बनाया गया है। इसके बीच में, पानी के बीच में ये महल बनाया गया है। किसका? रानी पद्मिनी का महल। और इसीलिए ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और जो गोरा बादल की कहानियां हैं, किसकी? गोरा बादल, रानी पद्मिनी है ना? कौन? रानी पद्मिनी की कहानियां हैं। जितनी भी कहानियां बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसी महल से संबंधित है, रानी पद्मिनी से संबंधित है। चलो ये तो ठीक है बात। दूसरा है रतन सिंह महल। दूसरा कौन सा है? रतन सिंह महल। ध्यान दो, ये क्यों बनाए गए हैं, क्या इसको याद करना क्यों जरूरी है? ये जो महल है ये बनाया था महाराणा कौन? रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह, इनका शासन रहा था कब से कम। और ध्यान देना, ये जो महाराणा रतन सिंह है ना, ये रतन सिंह महल वाले, ये थे द्वितीय, प्रथम नहीं थे भैया। मामला गड़बड़ा जाएगा प्रथम करोगे तो। कौन थे? द्वितीय थे, महाराणा रतन सिंह द्वितीय। ठीक है। कब से कब तक शासन रहा? इनका शासन रहा 1527 से 1531 तक। 1531 तक, 31 ईस्वी को। ध्यान देना है ना। इनके लिए क्या है? इनसे, इनको समर्पित है। इनको क्या है? समर्पित है। दूसरा यह है विश्राम, विश्राम का स्थल। विश्राम का स्थल जो शीतकालीन होता है अपना, क्या होता है? शीतकालीन। शीतकालीन समय में विश्राम के स्थल के रूप में इसको बनाया गया है। विश्राम के स्थल के रूप में इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी बात याद रह जाएगी। अगली मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर एक मंदिर है। किसका? शंकर भगवान का। क्यों मंदिर है? शंकर भगवान को। शिव जी है ना अपना, शिव जी भोलेनाथ, पार्वती के भरतार, उन्हीं का मंदिर है। और वहां पर जो मंदिर है उसका नाम है रत्नेश्वर महादेव। किसका मंदिर है? रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ये बात, ये मंदिर कहां पर है? इसी जो विश्राम स्थल है, इन विश्राम स्थल में बनाया गया है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। अगली मैं बात करूं जो है मंदिर, मुख्य रूप से ये महल आपको इतने याद रखने हैं। धार्मिकता की मैं बात करूं तो ये लोग जो दुर्ग में शासन करने वाले थे, जितने भी सैनिक लोग थे, राजा महाराजा थे, वो किस किस को मानते थे? वो एक तो मानते थे शिव को। किसको? शिव को। दूसरा मानते थे वैष्णव को, विष्णु भगवान है ना, शिव विष्णु भगवान। और अधिकांश देखने को मिलता है कि ये कौन थे? जैन परंपरा। किसको मानने वाले थे? जैन परंपरा, दिगंबर जैन को मानने वाले लगभग थे। कहां पर? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी जो शासक हुए थे वो जैन परंपरा को मानने वाले थे। शिव को, विष्णु को और जैन परंपरा को। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो भैया मंदिर मिलता है वो पहला मंदिर है कौन सा? समीधेश्वर। क्या नाम है? समीधेश्वर। और समीधेश्वर का मतलब होता है समाधि, समाधि के स्वामी। क्या नाम होते हैं? समाधि के स्वामी। समाधि के स्वामी, यानी समाधि के स्वामी बोला जाए तो वो है शिव जी। कौन है? शिव जी। मुसाणा में कौन रमते?
शंकर भगवान। और किसी की हिम्मत है क्या? नहीं है। और किसी की हिम्मत नहीं है। शमशान भूमि में खेलने के लिए, बसेरा करने के लिए, आवाज करने की इतनी हिम्मत किसी और में नहीं है। वो है शंकर भगवान, है ना। हाँ, बम बम भोले। तो ये मंदिर किसको समर्पित है? शिव जी को। किसको समर्पित है? शिव जी को। ठीक है। कब, किसने बनवाया था? ये बनवाया था 11वीं शताब्दी में। किसने बनाया था? 11वीं शताब्दी में। एक हुआ था राजा भोज। कौन हुआ था? राजा भोज। परमार, जिसको बोलते हैं परमार राजा भोज। राजा भोज, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। समिधेश्वर यानी समाधि के जो स्वामी है शिव जी, शिव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया परमार राजा भोज ने। कहां पर है ये? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, ये बात भी बढ़िया है। लेकिन किसी भी चीज हो, चाहे मकान हो, चाहे मंदिर हो, धीरे धीरे करते करते वो टूट जाती है, फूट जाती है, नष्ट होने लग जाती है। होती है ना, नष्ट होने लग जाती है। तो भैया एक शासन आता है 13वीं और 15वीं शताब्दी में। कब? 13वीं और और 15वीं शताब्दी। कौन आता है वो महान अनुभव? वो आते हैं सिसोदिया के राजवंश। कौन आता है? सिसोदिया का राजवंश। और ये इसका क्या कराते हैं? जीर्णोद्धार कराते हैं, वापिस जो टूटा फूटा है उसकी मरम्मत करवाते हैं। कौन? सिसोदिया वंश। कब? 13वीं और 15वीं शताब्दी में, है ना। ये बात भी ध्यान में रखनी है। वाह 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 वाह, रख लेंगे ध्यान में। एक और बात है इसकी। वो क्या बात है? वो है शंकर भगवान की त्रिमूर्ति। कौन सी? शंकर भगवान की त्रिमूर्ति इस मंदिर के अंदर क्या है? स्थापित है। मंदिर के अंदर क्या है? स्थापित है। क्या स्थापित है? भगवान शंकर की त्रिमूर्ति। कौन से मंदिर में? समिधेश्वर मंदिर में, जिसका निर्माण करवाया परमार राजा भोज ने। तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। हाँ, ये बात तो इसकी ठीक है। एक बात और ध्यान दो। अब ये बात है ना, ये बहुत गहरा गूढ़ रहस्य है। और कहते हैं ना, जो भगवान होते हैं वो चेंज नहीं होते, होते हैं भगवान चेंज, बस करने वाला व्यक्ति चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। देखो प्रमाण देखो। एक मंदिर था, कालिका माता। कौन सी माता? कालिका माता। कौन सी माता? कालिका माता। दो मंदिर है, दो मंदिर की मैं बात करूंगा इसके अंदर। मीरा बाई और कालिका माता। कालिका माता की मैं बात करूं, इसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इसको याद रखना क्यों जरूरी है, जरा ध्यान दो। 8वीं शताब्दी की बात है। कब की? 8वीं शताब्दी की बात है। और यहां पर एक मंदिर था। कौन सा? सूर्य भगवान का। किसका मंदिर था? सूर्य मंदिर था। ठीक है। फिर क्या हुई? फिर ये हुई कि जिसे एक आक्रमण हुआ था। जिसे क्या हुआ था? एक आक्रमण। कौन? खिलजी। इन्होंने आक्रमण किया और क्या कर दिया? इस मंदिर को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। 8वीं शताब्दी में एक मंदिर था सूर्य भगवान का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और खिलजी आक्रमण करते हैं और इस मंदिर को उड़ा देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
हाँ, भगवान का अपमान किया, बहुत बुरी बात है, लेकिन अफसोस क्या कर सकते हैं अपन, है ना। अपना वश उस समय नहीं चला, और उस समय हम थे भी नहीं, होते तो पता नहीं क्या करते उन सालों का, है ना। हाँ, अब अब सारे लोग सो गए, नींद में थे, कई दिन तक नींद में थे, बहुत वर्षों तक नींद में थे, और उनकी नींद उड़ती है कब? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। अब ऐसा ये चाह पानी पी है, और अब क्या करेगा ये? अब करेगा भी मंदिर में कुछ अवशेष मिलेंगे कि यहाँ पर मंदिर था, लोग उनको पूजते थे, उनकी भक्ति करते थे, और अफसोस उस मंदिर का निर्माण करते वापस कालिका माता, उसकी जगह किसका मंदिर बना दिया? कालिका माता का मंदिर बना दिया। उस मंदिर को किसके रूप में पूजने लगे? कालिका माता के रूप में पूजने लगे थे। पहले किसका था? सूर्य मंदिर का, लेकिन सूर्य से किसके रूप में पूजने लगे? उसको कालिका माता के रूप में पूजने लग गए थे। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ, यहां तक तो ठीक है। यानी इसका क्या किया था? पुनः निर्मित किया था। क्या किया था? पुनः निर्मित किया था, और किसके रूप में पूजने लगे? कालिका माता के रूप में पूजने लगे। इसीलिए ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, अपने लिए महत्वपूर्ण है ना। हाँ, यहां तक तो ठीक है। दूसरा मंदिर वही मीरा। कौन? मीरा, मीराबाई। सांवरा आओ तो खरी रे, सांवरा आओ तो खरी, मीराबाई एकली खड़ी, सांवरा आओ तो सरी रे, सांवरा। मीराबाई थी ना? हाँ, मीरा एकली खड़ी है। ये मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये कराया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। बस ये बात आपको याद में रखनी है। और एक विशेष, अब मीराबाई है, वो वहीं पर भगवान की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करती थी। किसकी प्रार्थना करती? विष्णु भगवान की प्रार्थना करती है। और विष्णु भगवान की प्रार्थना, आपने बहुत सारे भजन भी उनके सुने होंगे मीराबाई के, कि वो बहुत बड़ी भगवान की भक्त हुई थी, सांवरे की, और अपने आप को भगवान के प्रति क्या कर दिया? समर्पित कर दिया था। इतनी बड़ी भगत हुई थी। उनकी बहुत लंबी लंबी गाथाएं हैं, वो चल रही है आज, है ना। तो कौन से भगवान का? वहां पर चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है, उनकी जब थी तब उनकी क्या करती थी? भक्ति करती थी। वो कौन सा मंदिर है? जरा ध्यान दो। तो है मंदिर कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर। इस मंदिर में मीराबाई है, वो भगवान की प्रार्थना करती थी, है ना, भक्ति करती थी। ये जो परिसर है ना, इसी में एक विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का बड़ा मंदिर है। बड़ा क्या है? मंदिर है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, परिसर है, इसी परिसर के अंदर है। विष्णु भगवान का क्या है? बड़ा मंदिर है। और उसमें कौन सी मूर्ति है विष्णु भगवान की? वो है वराह अवतार की। कौन से अवतार की? वराह अवतार की। वराह अवतार, विष्णु भगवान ने वराह अवतार के रूप में अवतार लिया था, उसी अवतार की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, और इसी मूर्ति की जो मीराबाई है वो भक्ति करती थी, है ना। इतनी बात तो याद रखनी है। बस ये बात आपको याद में रखनी होनी चाहिए। ये था अपना जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इस दुर्ग का वर्णन पढ़ना आपको पड़ेगा भैया बाबू, है ना। अगली क्लास में अपन मिलते हैं, अगले दुर्ग
का अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में और डिटेल वाइज उनको भी पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। है ना, क्लास को औरों के पास भी भेज दिया करो, वो भी पढ़ सके। है ना, आपकी वजह से कोई पढ़ रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। और डिटेल वाइज पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही चीजें मुश्किल होती है, मुझे भी पता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और किसी चीज को डिटेल वाइज पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर होगी। जीके ऐसी चीज है, एक एक को आप रटोगे, एक एक की डेट को रटोगे। अब एक को पढ़ो, मान लो विजय स्तंभ को आपको पढ़ना हो तो आपको पता ही नहीं है वो है कहां पर, तो इससे बेटर है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ लो केवल, उसके अंदर ही सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। है ना, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आज के लिए धन्यवाद।